नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आई होप आपकी जो तैयारी है जेबीटी और एच टेट की वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एच टेट का जेबीटी का जो एग्ज़ाम है वो आपका जो है 28 सितंबर को होना संभावित बताया गया है और आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर भी रहे होंगे। इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो हमने यहाँ पे है सीडीपी और हरियाणा जीके, सीडीपी और हरियाणा जीके की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है उसको स्टार्ट किया हुआ है। सीडीपी की क्लास रोज शाम को 4 बजे आ जाती है और हरियाणा जीके की शाम को 7 बजे आ जाती है। तो इन दोनों क्लासों को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों क्लासों को अंत तक देखने के बाद जो आपका स्कोर होगा एग्ज़ाम के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो सीरीज को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर को अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का हम सेशन शुरू कर लेते हैं। आज हम जो है 12वां पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 11 भाग आ चुके हैं हरियाणा जीके के, तो उन पार्ट्स को भी आप जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। तो चलिए आज के जो वीडियो सेशन की है वो हम शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए डैश को बनाया गया था। तो 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए किस जो है बांध का निर्माण किया गया था? हथीनी कुंड बैराज का, इंदिरा गांधी नहर का, भाखड़ा नंगल का या फिर हकरा नहर का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए हथीनी कुंड बैराज जो है वो बनाया गया था। हथीनी कुंड बैराज का निर्माण कब हुआ था? 1996 में शुरू हो गया था। 1996 में जो है इसका निर्माण शुरू हो गया था और उद्घाटन कब हुआ था इसका? 1999 में। तो 1996 में जो है इसका काम शुरू हुआ था, 1999 में बनकर तैयार हुआ और 1999 में जो है इसका उद्घाटन हुआ। तत्काल मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो बंसीलाल होते थे। बंसीलाल जो है इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री होते थे। इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। हरियाणा नगर के माफ कीजिएगा, यह बांध कहाँ पर है? हरियाणा के यमुना नगर में ये बांध है। तो ये भी आप याद रखना, हरियाणा के यमुना नगर जिले में ये बांध है। कितना मीटर लंबा है? 360 मीटर लंबा है। 360 मीटर लंबा हो जाएगा। इसके अंदर 10 फ्लड गेट हैं। तो 10 फ्लड गेट इसके अंदर है और इस बैराज से पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर में पानी मतलब है जो बंटवारा होता है वो होता है इसी बांध से होता है। पहले जो है ताजेवाला से जो है बंटवारा होता था पश्चिमी नहर और पूर्वी नहर के बीच में पानी का, लेकिन अब जो बंटवारा है वो हथीनी कुंड बैराज जो है वो करता है। आई होप इतनी जानकारी आपको इस बांध के बारे में होनी चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज का नाम कब बदल दिया गया था? तो 1999 में बदल दिया गया था। बदल कर क्या नाम किया गया था? हथनी कुंड बैराज नाम किया गया था। निर्माण कब शुरू हुआ? 1996 में। उद्घाटन कब किया? 1999 में। किसने किया? बंसीलाल उस समय के मुख्यमंत्री थे। कहाँ पर लोकेशन है इसकी? यमुना नगर में है। कितने मीटर लंबा है? 360 मीटर लंबा है। कितने फ्लड गेट है? तो 10 फ्लड गेट है। इतनी जानकारी इसके क्वेश्चन के बारे में आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया निम्नलिखित में से किस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी घोषित की थी? तो कौन सा ऐसा हरियाणा का मुख्यमंत्री था जिसने शराब पर पाबंदी लगा दी थी, शराब को बंद कर दिया था? देवीलाल, ओम प्रकाश, बंसीलाल या फिर हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंसीलाल के द्वारा जो है पूर्ण रूप से शराबबंदी घोषित कर दी गई थी। बंसीलाल का जन्म कब हुआ था? शराबबंदी कब की थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़। ठीक है, अभी बंसीलाल जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म था 26 अगस्त 1927 को भिवानी में हुआ था। भिवानी में कहाँ हुआ था? गोलागढ़ गांव है। गोलागढ़ गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो है इनकी इनकी जो इन्होंने ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बात याद रखना। 4 बार ये सीएम रहे हैं। कब कब रहे हैं चलो ये भी बता देता हूँ आपको। पहले तो रहे हैं 1968 से 1972। दूसरी बार ये रहे हैं 1900
1972, तीसरी बार रहे हैं ये 1986 और चौथी बार ये रहे हैं 1996। तो ये 4 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं और दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक ये रक्षा मंत्री के रूप में भी रहे हैं। ये भी आप याद रखना, 1975 से 77 के बीच में, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रक्षा मंत्री भी रहे हैं देश की। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इनके बारे में होनी चाहिए। साथ में इन्होंने 1996 में अलग होकर, राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर 1996 में, कहाँ पे लिखूँ, यही लिख देता हूँ, 1996 में अपनी पार्टी बना ली थी जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी। तो इतनी जानकारी आपको बंसीलाल के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया एशियाई शेर पहले भारत में व्यापक रूप से फैले हुए थे, लेकिन अब इनका प्राकृतिक आवास केवल गुजरात के डैश तक ही सीमित है। मतलब ये कहने की कोशिश किया गया जो एशियाई शेर होते थे ये पहले पूरे भारत में फैले होते थे, लेकिन अब जो है इनकी संख्या कम हो गई है, अब ये सीमित हो गए हैं और ये सिर्फ एक ही जंगल में पाए जाते हैं, एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं आइए देख लेते हैं। गिर क्षेत्र, खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गिर क्षेत्र तक ही अब ये सीमित रह गए हैं। गिर क्षेत्र जो है गिर क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी तो ये भी आप देख लेना, गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क की स्थापना, तो ये स्थापना कब हुई थी, 18 सितंबर 1965 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में अवस्थित है, तो ये भी याद रखना, गुजरात के जूनागढ़ में ये अवस्थित है। ये जो नेशनल पार्क है कहाँ पर अवस्थित है, गुजरात के जूनागढ़ जिले में अवस्थित है। जिला याद रख लेना इतना तो। उसके बाद की बात करें तो हम एशियाई शेरों की संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया था। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तो 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जिसमें से 258 वर्ग किलोमीटर 258 वर्ग किलोमीटर तो राष्ट्रीय उद्यान है, और बाकी का जो 1151 वर्ग किलोमीटर है ये क्या हो जाएगा, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये अकेला ऐसा एक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, जहाँ पर आपको जो शेर है वो खुले में मिलेंगे। और किसी भी नेशनल पार्क में जाएंगे वहाँ पे शेर आपको पिंजरे के अंदर मिलेंगे या फिर उनको किसी खुले से उसमें मतलब बंद मिलेंगे आपको। लेकिन गिर ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर आपको शेर जो है खुले में देखने को मिलेंगे, खुले में घूमते रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको याद रखना। एशियाई शेर अब ये कहाँ तक सीमित रह गए हैं, गिर क्षेत्र में है। गिर क्षेत्र कहाँ पर है तो गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 18 सितंबर 1965 को हुई थी। 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 258 वर्ग किलोमीटर जिसमें से राष्ट्रीय उद्यान है और 1151 वर्ग किलोमीटर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। इतनी जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अंग्रेजों ने डैश में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया। तो अंग्रेजों ने किस वर्ष जो है हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया था, तो 1857, 1867, 1858, 1888। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 में जो है अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया था। थोड़ा सा और देख लेते हैं, 1803 में हरियाणा का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। तो ये भी आप याद रखना, 1803 में हरियाणा का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को सौंप दिया गया था।
उसके बाद आप याद रखना 1832 में इसे वरिष्ठ ब्रिटिश भारत के उत्तरी पश्चिम प्रांत में शामिल किया गया। 1832 में कहाँ शामिल किया गया? तो ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल कर लिया गया। और 1858 में जो है, ये आप जानते ही हैं, 1858 में जो है पंजाब में विलय कर दिया गया। उसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ 17वें राज्य के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले जाना जाता था। मतलब हरियाणा, पहले तो आप ये याद रखना, जो गांधी मेमोरियल हॉल है ये कहाँ पर अवस्थित है? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर अवस्थित है। इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? जॉर्ज मेमोरियल हॉल, इंडियन मेमोरियल हॉल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल या फिर छोटूराम मेमोरियल हॉल। तो इसको जाना जाता था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से जो है हरियाणा के करनाल जिले में अवस्थित गांधी मेमोरियल को पहले जाना जाता था। करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के बारे में जाना जाता था। इस ऐतिहासिक औपनिवेशिक इमारत का जो निर्माण है वो कब हुआ था? निर्माण कह लीजिए या स्थापना कह लीजिए, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? महारानी विक्टोरिया की करनाल यात्रा, महारानी विक्टोरिया की करनाल यात्रा, तो महारानी विक्टोरिया की करनाल यात्रा के दौरान जो है इसका निर्माण किया गया था, जिसका नाम था विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी। इसका नाम चेंज कब किया गया और किसके नाम पर किया गया? 1948 में। गांधी जी की मृत्यु, तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1948 में जो है गांधी जी की मृत्यु हुई थी। इसके बाद पहली लोकसभा यहीं आयोजित की गई थी, मतलब माफ़ कीजिएगा, लोकसभा कह रहा हूँ, पहली सभा आयोजित की गई थी, जिसके बाद इसका नाम बदलकर गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया था 1948 में। ये याद रखना, गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है 1948 में इसका नाम बदलकर गांधी मेमोरियल हॉल जो है इसका नाम कर दिया गया था। और जो पहली सभा थी, शोक सभा, वो यहीं पर जो है आयोजित की गई थी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के डैश जिले में शुरू हुई थी। तो संजीवनी परियोजना की जो पायलट परियोजना है ये हरियाणा के किस जिले से जो है शुरू हुई थी? कुरुक्षेत्र, जींद, करनाल और अंबाला। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करनाल जिले से जो है संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 24 मई 2021। 24 मई 2021 को जो है संजीवनी परियोजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लैंगिक समानता को जो है सुनिश्चित करता है? तो आइए इसके बारे में ध्यान लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद जो 14 है वो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से अनुच्छेद 14 लैंगिक समानता को जो है वो सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम जान लेते हैं जो है भारतीय संविधान में कितने जो है मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकार में पहला हो जाएगा समानता का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। सेकंड हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार,
ये हो जाएगा 19 से 22 अनुच्छेद के बीच में। तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध, ये हो जाएगा 23 से 24। ये अनुच्छेद लिख लेना या लिखूं ये भी। उसके बाद जो फोर्थ है वो हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से हो जाएगा, 25 से 28 हो जाएगा अनुच्छेद के बीच में। पांचवा हो जाएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक का अधिकार। तो ये किसके अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 से 30 अनुच्छेद के बीच में। उसके बाद सिक्स्थ यानी कि लास्ट बच गया, लास्ट क्या बच गया, तो लास्ट बच गया संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हो जाएगा अनुच्छेद 32 के अंदर। ठीक है, तो ये 6 अधिकार आपको याद रखने हैं। वैसे जो पहले जब ये संविधान बनाया गया था उसके अंदर जो है 7 अनुच्छेद होते थे। 7वां अनुच्छेद कौन सा था, तो 7वां अनुच्छेद जो था वो था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। और ये जो है संपत्ति का अधिकार को अब 300 कै के तहत, 300 कै के तहत जो है अब इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इतनी जानकारी आपको मौलिक अधिकारों के बीच में होनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया भारत की राष्ट्रीय वन नीति, सबसे पहले आप याद रखना 1988 की है भारतीय वन नीति। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारतीय जो वन सर्वेक्षण है वो कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। जो वन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना, जो वन द्विवार्षिक वन रिपोर्ट आती है, द्विवार्षिक होती है। जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है ना वो हर 2 साल के बाद आती है, याद रखना। वन और वृक्षों के आवरण के तहत देश के भौगोलिक क्षेत्र के डैश को प्राप्त करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। तो भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में वन और वृक्षों के आवरण के तहत देश के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है, तो ये 33% को जो है प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय वन रिपोर्ट जो है 2021 की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2021 के अकॉर्डिंग जो बात करें तो सबसे पहली रिपोर्ट कब आई थी, भारतीय वन रिपोर्ट सबसे पहली कब आई थी, 1987 में आई थी। ठीक है, 1987 में पहली रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। वैसे तो काफ़ी रिपोर्ट बड़ी हो जाएगी, बट ये 2-3 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं आपको। पहली रिपोर्ट 1987 में आई थी, लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 में आई है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा जो है क्षेत्र है वनों का। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण, ये भी लिख लेना, देश का कुल वन प्लस वृक्ष आवरण कितना है, 80 बिलियन। ठीक है, 80 बिलियन याद रखना। और ये प्रतिशत में अगर पूछा जाएगा तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 24.6%।
ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी है जो हरियाणा के पिंजौर, यानी कि पिंजौर कहाँ पर पड़ता है, पंचकुला के अंदर पड़ता है, यहाँ से जो है हरियाणा में प्रवेश करती है? कुमुदवाती, यमुना, द्वशदती या फिर घग्गर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो घग्गर जो नदी है ये पिंजौर से जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। आइए बात करते हैं घग्गर की थोड़ी सी। तो घग्गर नदी कहाँ, घग्गर जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से, पहाड़ियों के डागशाई से, डगशाई गांव से जो है ये निकलती है। तो ठीक है, ये डगशाई से जो है निकलती है। घग्गर नदी जो है हरियाणा में कहाँ कहाँ बहती है? तो ये बहती है अंबाला, पंचकुला, सिरसा, फतेहाबाद। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये घाघरा नदी बहती है। और जो है घग्गर नदी को हकरा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, हकरा के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी चलो मैं बता देता हूँ। इसकी जो घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं, कुछ नाम आप याद रखना, जैसे कि एक कौशल्या हो गया, कौशल्या हो गया। जो दूसरी सहायक नदी की बात करें तो मारकंडा हो गया, टांगरी हो गया, सरस्वती हो गया, और कोई रह गई क्या? और एक चौटांग हो गया। तो ये कुछ सहायक नदी है, घग्गर नदी की सहायक नदी है, इनको भी आप थोड़ा सा रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान करनाल पूर्ववर्ती से विकसित हुआ है। तो राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान जो है ये करनाल में अवस्थित है। सबसे पहले आप इसकी जो है लोकेशन याद रखना, करनाल के अंदर ये अवस्थित है। और पूर्ववर्ती, जब ये इससे पहले करनाल से पहले की बात कर रहा है, तो विकसित हुआ था किस रूप में? ये विकसित हुआ था सरकारी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में विकसित हुआ था, राष्ट्रीय पशुपालन संगठन के रूप में विकसित हुआ था, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान के रूप में जो विकसित हुआ था, या फिर इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में जो है विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में विकसित किया गया था। स्थापना कब हुई थी? 1923 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर में हुई थी, बेंगलोर में स्थापना हुई थी। लेकिन इसने अपने मुख्यालय को 1955 में कहाँ स्थानांतरित कर लिया? करनाल में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया हरियाणा में मजदूर दिवस डैश को मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस सभी जानते हैं आप, 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को लेबर डे होता है। तो ये भी याद रखना, डे से भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो एसएससी और रेलवे के बच्चे होते हैं ना, ये जो एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि अभी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन चल रहा है, उसके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं कि एक जो श्रमिक दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो ये डे भी आप जरूर याद रखना। वैसे हरियाणा में भी पूछा जा सकता है, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो ये जो हरियाणा मजदूर दिवस है ये कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 14 अप्रैल, 9 मार्च, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से किसी भी दिन जो है हरियाणा में मजदूर दिवस नहीं मनाया जाता। मजदूर दिवस जो है हरियाणा में कब मनाया जाए, कब मनाया जाने की घोषणा की है? तो ये की गई है विश्वकर्मा दिवस पर, जो कि दिवाली से ठीक एक दिन बाद होता है। ठीक है जी।
तो ये याद रखना, हरियाणा में विश्वकर्मा दिवस पर जो है ये मजदूर दिवस मनाया जाता है। और विश्वकर्मा दिवस कब होता है? दिवाली से ठीक एक दिन बाद जो है विश्वकर्मा दिवस होता है। वैसे जो मजदूर दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। उसके बाद आप याद रखना जो है भारत में मजदूर दिवस, पहला मजदूर दिवस कब आयोजित किया गया था भारत में? चलो भारत की भी बात कर लेते हैं। भारत में पहला मजदूर दिवस तो ये मनाया गया था 1 मई 1923। 1 मई 1923 को किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने, किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान ने मद्रास में किया था। तो ठीक है, हिंदुस्तान में मद्रास में किया था। इस दिन लाल झंडे का इस्तेमाल किया था, तो ये भी आप याद रखना। ये पूछा जा सकता है भाई किस झंडे का प्रयोग किया था। बड़े ही आजकल शातिर हो गए हैं ये जो एग्जामिनर होते हैं। लाल झंडे का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो सबसे पहले आप याद रखना, रंग महल जो है ये अंबाला जिले के अंदर पड़ता है। किसके शासनकाल में बनाया गया था? अकबर, आलमगीर, शाहजहां या फिर नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये शाहजहां के शासनकाल में जो है बनाया गया था। अकबर की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ हुआ था? उमरकोट। पाकिस्तान, समझ जाना पाकिस्तान है इसका मतलब, ठीक है, पाक का मतलब पाकिस्तान है। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 25 अक्टूबर 1605 को। ठीक है, 1605 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592, लाहौर। इनका जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था। तो माफ़ कीजिएगा 5 जनवरी 1992 को लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। 4 पुत्र थे इनके, ये भी याद रख लेना, 4 पुत्र थे भाई इनके। 4 पुत्र की बात करें तो कौन कौन से इनके पुत्र थे? तो इनके 4 पुत्र थे जिनका नाम था शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श और एक का और नाम था, जो भी नाम था, क्या नाम था अभी याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, आप 4 पुत्र याद रखना इनकी। तो दारा शिको नाम था सची, दारा शिको। ठीक है, दारा शिको हो गया, शाह शुजा हो गया, औरंगजेब हो गया, और मुराद बख्श हो गया। तो ये इनके 4 लड़के बच्चे थे शाहजहां के। और इतना आपको याद रखना है, 22 जनवरी 1966 को। ठीक है, ये हमने देख ही लिया है। 22 जनवरी 1966 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु भी आप याद रखना। चलो मृत्यु बता ही देता हूँ कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 22 जनवरी 1666 को। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इनके पिता का नाम क्या था? किनके पिता का नाम? शाहजहां के पिता का नाम था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत पहल जो है वो शुरू की गई थी? तो भारत के किस मंत्रालय के द्वारा जो है सेहत पहल शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है सेहत पहल की शुरुआत की गई थी। बस इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना एक बार, मुझे नहीं पता तो आप इसकी फुल फॉर्म जरूर देख लेना, क्योंकि फुल फॉर्म कई बार क्या है पूछ लेता है। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी देख लेना, सेहत से क्या वर्ड बन रहा है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया सुकन्या समृद्धि योजना में एक खाता खोलने के लिए एक लड़की की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना में जो है खाता खोला जाता है लड़कियों का, और कितनी उम्र तक की लड़कियां अधिकतम आयु होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 वर्ष जो है अधिकतम आयु होनी चाहिए इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो योजना थी, जो सुकन्या समृद्धि योजना थी, इसको किसके तहत लॉन्च किया गया था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत से जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो ये जानकारी भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में कहा गया पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फिदाई खान इस सम्राट के पोष्य भाई थे। तो किसके ये पोष्य भाई थे, अकबर, औरंगजेब, बाबर या फिर शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगजेब के ये पोष्य भाई होते थे। पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन के रूप में भी जाना जाता है, तो ये दोनों एक ही है, याद रखना। पिंजौर गार्डन और यादवेंद्र गार्डन, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, पिंजौर गार्डन और यादवेंद्र गार्डन। भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले के अंदर पड़ता है। ये जो पिंजौर जगह है, पिंजौर शहर है, ये पंचकुला जिले के अंदर ही अवस्थित है। और यह मुगल गार्डन शैली, ये भी याद रखना, मुगल शैली के अंदर निर्मित है। ठीक है, मुगल शैली के अंदर निर्मित है। कहाँ पर अवस्थित है, अंबाला शिमला रोड, भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चनों में पूछा गया है। जो अंबाला शिमला रोड हो जाएगी, अंबाला शिमला रोड के ऊपर ये अवस्थित है, स्थिति हो जाएगी अंबाला शिमला रोड पे। 17वीं शताब्दी में कब बनाया गया था, 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में नवाब फिदई खान द्वारा अपने पालक भाई, जो पालक पालते हैं, मतलब किसके द्वारा पाला गया, औरंगजेब के द्वारा पाला गया था इनको, फिदई खान के द्वारा। इन्होंने 17वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। आइए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया भारत में कितने रामसर स्थल हैं। तो ये करंट का डाटा है, ये पीछे का डाटा पूछा गया है, अभी करंट का भी हम बात करेंगे। 75, 60, 85 और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये 75 अभी चेंज हो गया है डाटा। ये पीछे का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान की बात कर लेते हैं, अगस्त 2024 तक की। अभी वर्तमान अगस्त 2024 तक का जो डाटा है उसमें कितनी रामसर साइटें मौजूद हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 85 रामसर स्थल हैं। और ये डाटा अगस्त 2024 तक का है, याद रखना। अब सितंबर में कोई होगी हो तो वो आप थोड़ा अपडेट कर लेना अपना। अगस्त 2024 तक का है। और इसका नाम जो रामसर स्थल है, रामसर स्थल कहाँ से पड़ा है, तो इसका नाम जो है ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। ईरान का एक शहर है रामसर शहर। तो इसी के नाम पर जो है इसका नाम जो है रामसर शहर रखा गया है। 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971। तो पता है ना 2 फरवरी को कौन सा डे बनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, तो 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन हुआ था, ईरान के रामसर शहर में हुआ था। और वहीं से जो है इसकी शुरुआत हो गई थी, 1971 से ही जो है
हर साल 2 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप मुझे ये फाइंड आउट करके बताएंगे गूगल से। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप गूगल पे जाइए और लिखिएगा प्रत्येक साल जो है 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन से ऐसे जो भारत के जो हैं कवि थे, हरियाणा के कवि थे? लक्ष्मीचंद, सरदार अंजुम, अल्ताफ अली या फिर मुरारी लाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सरदार अंजुम थे इनको हरियाणा के कवि के रूप में 2005 में पद्म भूषण और 2011 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ में आप इतनी जानकारी और याद रखना, जो ये सरदार अंजुम थे, पंचकुला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सरदार जो ये अंजुम थे इनका जो है पंचकुला में जन्म हुआ था। शायर और लेखक थे ये। तो शायर और ये लेखक होते थे। उसके बाद आप एक चीज़ और याद रखना, मृत्यु कब हुई है? तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1941 में, मैंने बता दिया, जन्म नहीं बताया गया यहाँ पे। पंचकुला में 1941 में इनका जन्म हुआ है, ये भी याद रखना। ठीक है, 1941 में जो है इनका जन्म हुआ है। और मृत्यु कब हुई है? 15 जुलाई 2015 को। 2015 को कहाँ पर हुई है? मोहाली, पंजाब में। ठीक है, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है सरदार अंजुम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। आरआरबी और एसएससी में तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया है। सबको दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो ये तरीका पूछा जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है किस वर्ष भारोत्तोलन श्रेणी में जो है कांस्य पदक जीता? तो सिडनी ओलंपिक 2000 में। तो ये क्वेश्चन याद रखना आप। अभी 2024 के भी पैरालंपिक और जो है ओलंपिक हो चुके हैं, उनकी वीडियोस भी आप जरूर देख लेना, चैनल पर मिल जाएगी। कंप्लीट पैरालंपिक और ओलंपिक के बारे में बता दिया गया है, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, 2000 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये है वेट लिफ्टर। भारोत्तोलन जो भी बोलते हैं, भारोत्तोलन किस कैटेगरी में इन्होंने जीता था? तो इन्होंने जीता था, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने जीता था। तो ठीक है, इनका जन्म भी मैं बता देता हूँ कहाँ पे हुआ था इनका जन्म याद रखना जरूरी है, क्योंकि कहीं भी पूछा जा सकता है। और आपको ये बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, जो प्रमुख हमारे भारत के व्यक्तित्व हैं या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जो है जन्म और मृत्यु के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 जून 1975 को। 1975 को कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कड़ाकुलम। कड़ाकुलम कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में 1 जून 1975 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पर।
20 में कहा गया हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डैश योजना अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई है। तो कौन सी योजना जो है वो शुरू की गई है? दयालु, आत्म बंधु, दीन बंधु या फिर सखा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये दयालु योजना अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में कहा गया हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना डैश में शुरू की गई। तो हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2000, 2005, 2003, 2006। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना जो है ये 2006 में जो है वो शुरू की गई थी। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया हरियाणा में कौन सा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक है? अवंती, सुदूर, सुंदरी कथा, मेघदूत, कादंबरी या फिर रत्नावली। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सम्राट हर्षवर्धन द्वारा जो लिखित महाकाव्य नाटक है वो हो जाएगा रत्नावली। इसके अलावा 2 नाटक और इन्होंने लिखे हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हर्षवर्धन, क्योंकि हरियाणा के इतिहास के रिगार्डिंग हर्षवर्धन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इतना इंपॉर्टेंट रोल जो है इंडिया जीके यानी कि नेशनल जीके के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन हरियाणा जीके के रिगार्डिंग हर्षवर्धन का रोल जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है। तो इनका जो शासन था वो थानेश्वर कुरुक्षेत्र के आसपास रहा है, आप सभी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके वंश को। तो पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश या हर्ष का साम्राज्य भी कहते हैं। हर्ष का साम्राज्य भी बोलते हैं। तो इनके पिता के द्वारा जो है नींव डाली गई थी। इनके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था। कब नींव डाली गई थी? तो 6वीं और 7वीं शताब्दी। तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में प्रभाकर वर्धन को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। मैंने बता दिया, पिता प्रभाकर वर्धन के द्वारा जो है नींव डाली गई थी। कब डाली गई थी? 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में इसकी नींव डाली गई थी। इनके बड़े भाई थे, मतलब तीन बच्चे थे इनके प्रभाकर वर्धन के। पहले थे इनके राज्यवर्धन, दूसरी इनकी बहन थी जिनका नाम राज्यश्री था, तीसरे थे हर्षवर्धन। तो इनकी पिता की मृत्यु के बाद जो है राज्यवर्धन को शासन मिलता है, लेकिन राज्यवर्धन की जो है धोखे से मृत्यु कर देते हैं। उसके बाद जो है हर्षवर्धन गद्दी संभालते हैं और हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो 606 से लेके 647 तक चलता है। तो 606 से लेके 647 तक चलता है और 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हराया था। किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। ये भी आप याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हराया था। कब हराया था? 618 ईस्वी में हराया था। किस नदी के तट पर आया था? तो ये नर्मदा नदी के तट पर। तो नर्मदा नदी के तट पर हराया था। और ये जानकारी हमें किस जो है शिलालेख से मिलती है? ऐहोल से मिलती है, ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख से जो है हमें ये जानकारी मिलती है। उसके बाद राजा हर्षवर्धन ने नागानंद नाम का एक संस्कृत नाटक लिखा था। नागानंद संस्कृत नाटक, इसके बारे में मैं लिख के नहीं बताऊंगा, बस मैं बोल रहा हूँ, उसको आप सुन लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। ठीक है, तो ये सुन लेना आप। राजा हर्षवर्धन ने नागानंद नाम का एक संस्कृत नाटक लिखा था। यह नाटक 5 अंकों का है। 5 अंकों का है ये नाटक, और 5 अंकों का नाटक है और संस्कृत के बेहतरीन नाटकों में से एक माना जाता है। इस नाटक में राजकुमार की
राजकुमार जीमूत वाहन की कहानी है, तो जीमूत वाहन की कहानी है, ये बात याद रखना, जीमूत वाहन। ये पूछा जा सकता है नागानंद संस्कृत नाटक में किस राजा की कहानी है, तो ये जीमूत वाहन राजा की जो है इसके अंदर कहानी है, जो गरुड़ देवता को खुश करने के लिए नागों की बलि देने से रोकने के लिए अपना शरीर त्याग देता है। राजा हर्षवर्धन ने इसके अलावा 2 और जो है ग्रंथ लिखे हैं जिनका नाम है प्रियदर्शिका और रत्नावली। प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है, इतनी जानकारी आपको हर्ष के बारे में होनी चाहिए, बाकी और डिटेल से भी हम कभी पढ़ेंगे। तो इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है अभी फिलहाल के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप करके जरूर ऑन कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में इसकी PDF अगर आप बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इससे भी आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी PDFs, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी रिजल्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाया जाता है, तो इसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, प्लीज़ डू इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हम जो है आगे बात करेंगे और ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।